नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। दुनिया का सबसे बड़ा बही खाता अगर कहीं पर पेश होता है तो वो भारत देश में होता है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए पेश होता है। 1 घंटे 25 मिनट के बजट भाषण के दौरान हर एक भारतीय अपना मिनट ढूंढ रहा था। इसके साथ ही जो बजट पेश किया गया उसकी आधिकारिक मियाद वैसे तो 1 साल की है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के विजन की आधिकारिक मियाद 2047 की है। तो आइए आज इसी बजट को समझने की कोशिश करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। क्या है ये ब्रेनी बजट? हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर द जेसी शो में। और पहला सवाल आज के हमारे कार्यक्रम की हेडलाइन के साथ ही, जिसको हमने दिया है बजट 2024 का, आधारशिला 2047 की, इसके मायने क्या हैं? इसका अर्थ यह है कि यह बजट नरेंद्र मोदी के 2047 के विज़न का एक प्रतिबिंब है। यह भारत के आने वाले कल की एक तस्वीर है। यह नरेंद्र मोदी एक अर्थशास्त्री के रूप में उनका जो नया अवतार है उसका एक ये प्रयोग है। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की परिकल्पना की है, 2047 की परिकल्पना की है, अगले 20 वर्ष की परिकल्पना की है कि भारत में शिक्षा का क्या स्तर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, अर्बन डेवलपमेंट कैसे होगा, कंस्ट्रक्शन कैसे होंगे, रेलवे कैसे होगी, आईटी कैसा होगा, किसान कैसा होगा, वुमेन एम्पावरमेंट कैसा होगा, यूथ एम्पावरमेंट कैसा होगा, अर्थव्यवस्था के जितने जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें भारत की लंबी सोच क्या है, नरेंद्र मोदी का भारत का विज़न डॉक्यूमेंट क्या है, वो यही बजट है। इसीलिए कहा गया है कि बजट 2024 का, आधारशिला 2047 की। जी सर, मेरा अपना आकलन है कि इस बजट से समाज के एक बड़े वर्ग को निराशा हुई है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, यू आर राइट टू सम एक्सटेंट। उत्साह नहीं है निराशा के बजाय, ये कहना चाहिए। और उसके कई कारण हैं, उसके कई कारण हैं। उसमें पहला कारण तो ये कि बजट में जो ग्लैमर, जो थ्रिल, जो एक्साइटमेंट नरेंद्र मोदी के हाथ से होता है वो यहाँ नहीं है, हो भी नहीं सकता था। वो निर्मला सीतारमण के पीछे खड़े थे, आगे वो थी, तो उनका जितना एक्साइटमेंट, जितना ग्लैमर, जितने आकर्षण हैं वो उसी सीमा तक सीमित था। दूसरी बड़ी बात इसमें जो है वो ये है कि ये सपनों का बजट नहीं है, ये यथार्थ में जीने वाला बजट है। सपने नहीं थे, चमत्कार नहीं था। और तीसरी बात ये कि विपक्ष ने माहौल ज़रूर ख़राब किया है। और कुल मिला के देखा जाए तो ये एक साफ़ सुथरा सच्चा बजट है, फाइनेंशियल प्रूडेंस पे आधारित बजट है। बजट बनाने के जो कायदे कानून है उससे चलने वाला बजट है। इसमें राजनीति कम और अर्थशास्त्र ज़्यादा है, इसलिए इसमें ज़्यादा थ्रिल या एक्साइटमेंट नहीं आया। बाकी निराश होने की कोई ज़्यादा बात नहीं है। तो सर क्या कह सकते हैं दैट अपॉर्चुनिटी हैज़ लॉस्ट फॉर बीजेपी और कैन से द गवर्नमेंट? हाँ, ब्रिलियंट। जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो खुद ये महसूस करती होगी कि जो अपॉर्चुनिटी हमने पुलवामा में ली थी, या घटनाओं को, आपदाओं को जिस तरह नरेंद्र मोदी अवसर में बदल देते हैं, घटनाओं का एनकैश कर लेते हैं, माहौल बना देते हैं, एक जिसे कहते हैं नैरेटिव बना देते हैं, तो इस बजट में कुछ हो नहीं पाया और संभावना कम थी। फाइनेंस इज सच ए ड्राई सब्जेक्ट, इसमें कोई परिकल्पना हो, कोई संभावना बने, कोई आकर्षण पैदा हो, संभावना वैसे भी कम रहती है। लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज ये कहा जा सकता है कि जो टॉप लीडरशिप है उसके हाथ से ये बजट की बाजी निकली। और निकलने का मतलब यह है इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन एनकैश नहीं कर पाए। एक साफ़ सुथरा बजट था, बजट के रूप में आया और चला गया। सर, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस बजट के माध्यम से सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य चुकाया है। ऑफ कोर्स, डोंट फील शाय, इट्स ए कोलिशन गवर्नमेंट, इट्स ए कोलिशन इकोनॉमिक्स, इट्स ए कोलिशन बजट, जहाँ एक दूसरे को आपस में एडजस्ट करना होता है। गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स होती है, गिव एंड टेक की राजनीति होती है। दूसरे शब्दों में इट्स एन एक्ट ऑफ रिकग्निशन एंड थैंक्स ऑफ लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप शोन बाय नायडू एंड नीतीश कुमार टुवार्ड्स नरेंद्र मोदी, जिसे कहना चाहिए। और एक बात और याद रखनी चाहिए, लाइफ इज़ नॉट ए वन वे ट्रैफिक। आपको मैचिंग रेस्पॉन्स देना पड़ता है, वन वे ट्रैफिक से नहीं चलता। तो इसी तरह से जब उन्होंने समर्थन दिया है, आपको कुछ न कुछ उनको देना पड़ेगा। थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाकर उनको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, उनको सुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये उसकी कीमत तो नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट है लाइफ का, जिसे कहना चाहिए। गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स है, गिव एंड टेक का अर्थशास्त्र है, उसके हिसाब से इसमें हुआ है। इसमें नया कुछ नहीं है, होना ही है। जब कोई आपके लिए समर्थन करता है, आपके संकट के समय या ज़रूरत के समय आपके साथ आके खड़ा होता है, तो आपके मन में उसके प्रति जो प्रायोरिटी है वो औरों से डिफरेंट होती है, थोड़ा ज़्यादा होती है। और ये इस बजट में हुआ है।
इसलिए इसे प्राइस नहीं कहा जाए, इसलिए कहा जाए कि उन्होंने जो सपोर्ट दिया है, जो लॉयल्टी दिखाई है, उसका रिकग्निशन है, उसकी रिटर्न गिफ्ट है ये। सर आखिर कैसे छोड़ दी नायडू और नीतीश कुमार ने अपने अपने राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग? कैसे हुआ ये चमत्कार? ये बेसिकली तो कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, अमित शाह की रणनीति है, मोदी ब्रांड है, और दूसरी बात यह है कि वो लोग काफ़ी समझदार हैं, दे आर इंटेलिजेंट पीपल। नीतीश कुमार एज वेल एज नायडू, उनको मालूम है क्या रखा है स्पेशल स्टेटस में। आना तो पैसा है, अभी जो मिला है उनको स्पेशल स्टेटस से कुछ ज़्यादा मिला है, 59,000 करोड़। इमेजिन बिहार के लिए, बिहार का नक्शा बदल जाएगा आने वाले चुनाव में। जैसे कहते हैं ना गंगा नहाना, गंगा नहा जाएंगे सभी लोग इससे जुड़े हुए जो हैं। वहाँ क्या हुआ है आप देखिए, 15,000 करोड़ राजधानी के, एक बहुत बड़ा दूसरा प्रोजेक्ट है वो साथ में सैंक्शन हुआ है। और सबसे सही बात है कि नाउ नरेंद्र मोदी इज़ ए फ़ोन कॉल अवे फ्रॉम नायडू। एक परिकल्पना थी जो किसी ने सोचा था इस चुनाव से पहले कि नरेंद्र मोदी को जब चाहें जब आप फ़ोन लगा सकते हैं, बात कह सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, अपनी विश लिस्ट दे सकते हैं नरेंद्र मोदी के सामने। देखिए चमत्कार समय का। आज वो आए नायडू, दिल्ली में रहे 2-3 दिन, विश लिस्ट दी, सारी बातें प्रधानमंत्री मोर और लेस मानी। से एक कारण ये भी था कि नायडू टॉक्स सेंस, ही टॉक्स लॉजिक, कुल मिला के सारा इनका हो गया है आपस में, जो है विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। दिस इज़ ऑल। सर क्या आपको ऐसा लगता है कि इसी बजट के बाद नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का जन जन का साथ हो गया इन अ वे? कम से कम 5 साल तो है, एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स, और टिल इट सूट्स नरेंद्र मोदी, अमित शाह, विच एवर इज़ अर्लियर, आप इसके मानिए तब तक का साथ पक्का है इनका जो है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि साथ लंबा चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ चलने के अंदर एक जो बड़ी बात है जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी के सामने विकल्पों की कमी नहीं रहती। कभी किसी ने आँख दिखाने की कोशिश की तो साथ टूट भी सकता है। नरेंद्र मोदी किसी बात के लिए दबाव में आए, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने सुना नायडू ने पहले डिमांड रखी थी कि वो संयोजक बनाया जाए उन्हें यूपीए की तरह, इसका जो है नहीं माने वो। फिर कहा कि एक कॉमन मिनिमम कॉमन एजेंडा होना चाहिए, नहीं माने। तो काम सब कुछ वही हो रहा है जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, अमित शाह चाहते हैं, उसी के हिसाब से हो रहा है और ये आगे भी ऐसे चलेगा। तो जन जन का जो साथ है आप कह सकते हैं फिलहाल तो सुरक्षित है, एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स जो लगता है। बाकी राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कुछ स्थायी नहीं होता, और जन्मपत्री वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन आज के जन्मपत्री में तो यही दिख रहा है कि अगले 5 साल तक से साथ जन्म जन्म का है, ऐसा ही लगता है। सर आंध्र प्रदेश की तुलना में बिहार को ज़्यादा बजट आवंटित हुआ है, इस लिहाज से नरेंद्र मोदी कैसे बैलेंस करेंगे चंद्रबाबू नायडू को? देखिए बैलेंस और नरेंद्र मोदी के जीवन में नहीं है, समझौता, नेगोशिएशन, कंप्रोमाइज़ उनकी डिक्शनरी में नहीं है। वो जो होता है उनकी शर्तों पे होता है, अमित शाह की रणनीति से होता है। तो कोई बैलेंस करने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। वो जानते हैं इस बात को कि 16 MP थे, इनके 12 थे, फिर भी ज़्यादा दिया इनको। तो उनका एजेंडा अलग है, आंध्रा का, बिहार का एजेंडा अलग है। बिहार में भाजपा के अपने इंटरेस्ट हैं, आप ये बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिहार को जो एक्स्ट्रा दिया गया है ये उस पर नीतीश कुमार पे कृपा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी ने बिहार की भाजपा पे भी कृपा की है। चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने के अंदर जो बिहार का डेवलपमेंट होगा उसमें हीरो होंगे नरेंद्र मोदी, न कि नीतीश कुमार। 58-59 हज़ार करोड़ रुपये जो खर्च होंगे तो क्रेडिट मिलेगा नरेंद्र मोदी को, न कि नीतीश कुमार को। तो ये लंबी दूर की सोच है, दूर की रणनीति है। दिस इज़ ऑल। सर कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि नायडू और नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश और राजस्थान को थैंक यू कहना चाहिए, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने तो ठीक ही दिख रहे हैं कि न तो राजस्थान में हारते, न यूपी में हारते, और न उनकी आवश्यकता पड़ती, तो मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे। ये आइडिया अगर आप उनको देंगे तो आपको भी थैंक यू कहेंगे, मुस्कुराएंगे। तो ये बात आपकी ठीक है कि मन ही मन कहीं न कहीं, जैसे कहते हैं ना कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस, स्थितियों का आभार मानते होंगे कि स्थिति आई है जीवन में जो है। और ये भी चांस की बात है, इतना अच्छा गठबंधन उनको मिला, नरेंद्र मोदी का गठबंधन। एक पल के लिए मान लो इंडिया आ जाता आप, एक पल के लिए मान लीजिए, इनका कोई काम होता 6 महीने तक तो मीटिंग ही नहीं हो पाती, एजेंडा ही नहीं बन पाता, बजट की तो बात ही अलग है। ये भी लकी हैं, और बीजेपी लीडरशिप को तो अपना करना था एडजस्टमेंट, उन्होंने एडजस्टमेंट किया। बट आई थिंक बिटवीन द थ्री, बिटवीन नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एंड बिटवीन दिस नीतीश प्लस नायडू, these people are more lucky than नरेंद्र मोदी and अमित शाह। तो सर फिर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश को उसके लोकसभा के पुअर परफॉर्मेंस के चलते बजट में दंडित किया गया है? ऑफ कोर्स दिखता तो यही है, पॉलिटिकल मैसेज तो यही है। मैसेज ये है कि यू आर नॉट रेलेवेंट नाउ, यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट,
यू आर नॉट, क्या कहना चाहिए, इंडिस्पेंसिबल फॉर अस, यू आर नाउ साइड लाइंड। और ये बात सच भी है। ये भाजपा अकेले का लॉस नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की कल्पनाओं का लॉस है। ये नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास को धक्का है, जिसे कहना चाहिए। उनके भरोसे में कटौती है लोगों के प्रति जो है। लेकिन क्या करो, अब आप जो है यथार्थ है जीवन का, उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। और मेरा मानना है इस बात का कि नरेंद्र मोदी ने आज तक भी इस हार को मेंटली स्वीकार नहीं किया होगा। रात 2 बजे जब वो दफ्तर का काम निपटा के अपने प्रधानमंत्री निवास के उस लंबी सी सड़क पे घूमते होंगे, टहलते होंगे पेड़ों के नीचे, ज़रूर सोचते होंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और ये उनके मन में पीड़ा और जो टीस है, मुझे लगता है 2029 तक रहेगी, जब तक वापस वो 350 की पताका वापस से नहीं फहरा देते। ऐसा मेरा मानना है उसके अंदर जो है। तो ये सबके सामने है जो सिचुएशन है, दिस इज़ ऑल। सर, विपक्ष का कहना है कि बजट केवल बीजेपी शासित राज्यों के लिए ही है। क्या विपक्ष का ये आरोप सही है? फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। बीजेपी के 5-4 राज्य मेरे सामने हैं। आप देखिए, राजस्थान देख लीजिए, एमपी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, 1-2 और देख लीजिए। क्या मिला उनको? कोई ज़्यादा ऐसा नहीं मिला, नॉर्मल मिला। जो मिला है वो ये नहीं कैसे बीजेपी राज्यों के लिए है। उनकी दूसरी बातें हैं जो वो थोड़ा सा रेलेवेंट हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि डिस्क्रिशन, ठीक है, पहली बात तो राजनीति तो है ही डिस्क्रिशन, पॉलिटिक्स इज डिस्क्रिशन। सेकंड, उन्होंने कहा कि बायस है, मतलब या पूर्वाग्रह है। ऑब्वियसली सबको एक सा व्यवहार नहीं मिल सकता रेस्पॉन्स राजनीति में। मित्रों के साथ दूसरा व्यवहार है, तटस्थ व्यवहार दूसरा है, शत्रु के साथ तीसरा व्यवहार है। आप देखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 10% भारत इससे कवर हुआ है, 90% देश इसमें छूट गया है। और खड़गे किसी ने कह दिया है कि भाई बाकी प्लेट खाली है, 2 की प्लेट में जलेबी और लड्डू या जलेबी और कचौरी, इस तरह की जो है ये। तो ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, करने में अच्छा लगता है, पर उनको स्वीकार करना चाहिए ना। ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिक्वायरमेंट थी नरेंद्र मोदी अमित शाह की। उनको सरकार चलानी है, सरकार बनानी है, तो करना ही था ये। आप भी सरकार बनाते तो आपको भी करना होता। इसलिए ये कहना सही नहीं कि केवल बीजेपी के राज्यों को इसका मिला है लाभ इसका, और ये डिस्क्रिप्शन है। ये सब राजनीति की अनिवार्यताएं हैं, जिसे कहते हैं कंपलसरी कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स। और जो कुछ हुआ है उसमें नया कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। सर, इसी के साथ विपक्ष का ये भी कहना है कि ये बजट कुर्सी बचाओ और कॉपी पेस्ट बजट है। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो क्या है कि कुर्सी बचाओ कॉपी पेस्ट तो बात और है। और बीजेपी के पार्ट पे इट्स स्मार्ट एक्ट, नरेंद्र मोदी के पार्ट पे स्मार्ट एक्ट है। वो कैसे है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम युवकों को 1 लाख रुपए की साल की इनकम कराएंगे। और कब सरकार बनेगी, कब कराएंगे, उससे पहले उन्होंने उस काम को करके दिखा दिया। देखिए आप जो है 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 12 महीने 60,000 तो वो हो गए सीधे से। फिर CSR का पैसा उसमें एडजस्ट होगा, नहीं करते करते 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में प्रति युवक को जो है मिलने लग जाएगा पैसा। सपना साकार कर दिया उन्होंने। और आपको तो खुश होना चाहिए इस बात के लिए कि आपका जो मैनिफेस्टो था उसको भाजपा ने लागू कर दिया। एक पल के लिए आप अपने आप को थैंक यू कह लीजिए कि हमारा लागू कर दिया, लेकिन भला तो यूथ का हुआ, देश का हुआ, देश के लोगों का हुआ। तो बड़प्पन दिखाई राजनीति में। और राधर नरेंद्र मोदी को वोट ऑफ थैंक्स कहिए, कई एक बयान दे के कि थैंक यू मोदी जी, आपने हमारा एजेंडा लागू किया, लेकिन अल्टीमेटली देश के हित में लागू किया। हम आपके साथ हैं। सर, क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों की छाया इस बजट पर दिखाई देती है? वो तो स्वाभाविक तौर पे है। पहली छाया तो आपके सामने है, नायडू और नीतीश कुमार का पुनर्जन्म। ये बाई प्रोडक्ट हैं इस चुनाव के परिणाम के, आप देखते हैं। दूसरा, फिर रोज़गार पे जितना एम्फेसिस हुआ, जितना जोर दिया गया है, वो आपके सामने है। फिर बीजेपी का जो शिफ्ट चेंज हुआ है, अब आप देखिए शिफ्ट आ गया है रूरल डेवलपमेंट पे, स्किल पे, कृषि पे। तो बेसिक डिफरेंस है सारा जो है इसमें। और फिर क्या है कि ये गठबंधन की जो व्यवस्थाएं हैं, ये इसी का प्रोडक्ट है। ये नया ऐसे आता, ना गठबंधन की व्यवस्था होती तो चुनाव का बड़ा भारी प्रभाव है, चुनाव का सीधा प्रभाव है। और स्वाभाविक है, हर समझदार व्यक्ति, हर समझदार लीडरशिप जो है, जब कोई चुनाव हारती जीतती तो उसके बाद में उसी के हिसाब से अपनी नीतियों का निर्धारण करती है, लेसन लेती है, लेसन देती है और लेती, दोनों काम करते हैं। इस चुनाव में थोड़ी सी हार हुई, आंशिक हार हुई, तो उन्होंने सीखा उससे, और जो उनके रिक्वायरमेंट हैं उसके हिसाब से उन्होंने आपको अमेंड किया, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया, एंड दैट्स फाइन। सर, आने वाले जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उन राज्यों के लिए इस बजट में क्या कुछ खास है और क्या इससे उनकी हवा बदलती हुई नजर आएगी? 2 विषय हैं। बजट का हवा बदलने में एक लिमिटेड रोल होता है हर सरकारी कदम का जो है। सभी राज्यों को, हरियाणा है, सबको दिए हैं, जहाँ झारखंड है, इनमें चुनाव देने हैं। जम्मू कश्मीर है, वहाँ सब चल ही रहा है, आप देख रहे हैं चुनाव भी हो रहे हैं वहाँ पे जो है। लेकिन चुनाव में क्या है कि केवल पैसे देने से या केवल फंड देने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव हवा से, परसेप्शन से, नैरेटिव से जीता जाता है। इसमें अनफॉर्चुनेटली जो नैरेटिव है
चाहे महाराष्ट्र है, चाहे झारखंड है, हरियाणा है, कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है बीजेपी के लिए, सेफ़ नहीं है इन ए वे, रीजनेबली गुड है जो है, एंथुजियाज्म नहीं है उसके अंदर, ये श्योरिटी नहीं है कि डंके की चोट पे नियम सरकार बनाएंगे। हालांकि अमित शाह ने कहा है, महाराष्ट्र में भी गए थे, कि हम ज़बरदस्त बहुमत से सरकार बनाएंगे। ठीक है, वो एक आत्मविश्वास की बात है, लेकिन आप ओवरऑल अगर देखते हैं तो इन राज्यों में क्या है कि कंपटीशन है, इलेक्शन टफ है इस बार, बीजेपी वर्सेस अदर्स का जो है। बीजेपी जीत सकती है, उसकी संभावना से इनकार नहीं है, डिसाइसिवली 51% ले सकती है, लेकिन आज जो संभावना बनी है वो कुछ इस तरह की है। तो हवा की बात तो ये है, और चुनाव में भी 3 महीने बाकी हैं। 100 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी अमित शाह क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या फिर से बाजी पलट जाए, नहीं कहा जा सकता। और चुनाव की जो स्थितियां हैं उन राज्यों में, उस पर बजट का कोई विशेष प्रभाव पड़े, ऐसी कोई खास बात नहीं है। जी सर, इस बजट में मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई भी बड़ी लोक लुभावनी घोषणाएं नहीं की गई, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते? इसके लिए नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा था कि फ्री बिप के खिलाफ हूँ, उन्होंने वादा निभाया कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। आप देखिए, जिन्होंने फ्री बिप किया, जिन राज्यों ने मुफ्त ये रेवड़ियाँ बांटी, उनकी क्या स्थिति, कर्नाटक की क्या स्थिति देखिए। आज सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं बचा वहाँ पे जो है। तो ये तो इस तरह से सुसाइडल एक्ट है ना। तो कम से कम इस सरकार ने वो गलती नहीं करी। उनके आकर्षण में झूठे वादे, झूठी कस्में, उनके आकर्षण में लोग नहीं आए, उल्टा इसके विपरीत काम किया। नरेंद्र मोदी ने, आप देखिए, सब्सिडीज़ में 32,000 करोड़ की कटौती की है रादर, आप देखिए। और उसको कहाँ बांटा है? उसको बांटा एग्रीकल्चर में, उसको बांटा हेल्थ में, उसको बांटा एजुकेशन में। कहीं 11% बढ़ाया, कहीं 13% बजट बढ़ाया, कहीं 15% बजट बढ़ाया। रिवर्स आप देख रहे हैं। तो ये अपनी अपनी पॉलिटिक्स है ये। तो ये क्या पॉजिटिव राजनीति है, ये लुभाने की राजनीति नहीं है। और ये राजनीति लंबी चलने वाली राजनीति है। लुभाने की राजनीति क्षणिक होती है, टेम्पररी होती है, अस्थायी होती है। ये स्थायी राजनीति है और इसकी शुरुआत इस बजट से हुई है। इसके लिए निश्चित तौर पे सरकार, प्रधानमंत्री, बजट बनाने वाले सब बधाई के पात्र हैं। Sir, how has this budget performed on fiscal deficit front? अच्छी है, अच्छे से हैंडल कर रहे हैं इस इशू को। अगर देखा जाए तो आप कुल मिला के देखिए कि पहले बात हुई थी 5.6 की, फिर बात आई 4.9 पे, अब टारगेट हो गया है 4.5 का कि अगले साल आते आते 4.5 पे इसको लाना है, जो बहुत अच्छा फिजिकल मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है। और निर्मला सीतारमन प्रधानमंत्री के सुपरविजन में टोटल जो लीडरशिप है, जो कमिटमेंट है बीजेपी का, उसके हिसाब से कर रही हैं। डेफिसिट तो रहेगा, हर बार रहता है, लेकिन संसार के जितने दूसरे देश हैं उनकी तुलना में हमारा जो बजट है उसका जो फिजिकल डेफिसिट है वो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी स्थिति में है। दिस इज़ ऑल। जी सर, बजट तैयार करने वाली निर्मला जी की इस टीम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? टीम उनकी अच्छी है और टीम उनकी विश्वास पात्र है। टीम में वैसे तो बहुत से लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हलवा सेरेमनी होती है, हलवा खाने वाले बनाने वाले कई लोग हैं, लेकिन जो मेन लीडरशिप है वहाँ पे जो है वो टी स्वामीनाथन है, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, अभी 1987 बैच के हैं, तमिलनाडु से हैं। उनकी लीडरशिप में बनाइए। और फिर उसके बाद में जो है अजय सेठ हैं वहाँ पे सेक्रेटरी, ये जो है एक्सपेंडिचर वगैरह उनका बजट बनाने का मेन काम होता है, वो कर्नाटक कैडर के हैं। और तीसरे संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी। इन 3 का बेसिकली मेन रोल है। और सुपरवाइजरी लेवल पे देखते हैं हम तो प्रधानमंत्री, प्रधान सचिव पीके मिश्रा जो तो ओवरऑल इंचार्ज हैं, एंड नथिंग हैपन्स विदाउट हिज नॉलेज और विदाउट कंसल्टेशन जो है। और दूसरा आप उनके साथ में देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी गावा जी जो हैं उनका। तो कुल मिला के 5 लोगों की टीम है इस तरह की, जिन्होंने बजट को प्रारंभिक से लेकर के मध्य से लेकर अंतिम समय तक उसको जो है ना रूप दिया है एक तरह से। तो इट्स ए गुड एक्सरसाइज एंड दे ऑल हैव डन देयर जॉब वेरी वेल। जी सर, एक वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है, तो आप उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? शी इज़ ए गुड पर्सन, शी इज़ ए वेरी कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट पर्सन, शी इज़ द पर्सनल चॉइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, शी एन्जॉयज द टोटल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ नरेंद्र मोदी, जिसे कहना चाहिए। और 7 साल से जो है वो लगातार बजट पेश कर रही हैं। ये मौका मोरारजी देसाई के बाद उनको मिला है। कट से अगेन नरेंद्र मोदी। आप देखते हैं साड़ियाँ पहनने का शौक़ है, सुना हर बजट में साड़ी बदलती हैं। अब की बार जो है आप जानते होंगे पूर्णिमा साड़ी के बारे में जो है, तो मंगलागिरी साड़ी पहनी उन्होंने, पूरे देश में महिलाओं में काफ़ी लोकप्रिय हुई। तो उनका रोल अच्छा है, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर परफॉर्मेंस अच्छी है और आवश्यकता पड़ने पे दबंग भी बनती हैं वो। जब विपक्ष ने हमला किया तो उन्होंने कहा कि बजट का अपमान है, और ये कहा कि आउट जिसे कहना चाहिए कि सीमा से बाहर जाके आप जो है ना बोल रहे हैं। तो उन्होंने पूरे करेज कन्विक्शन के साथ उसका सामना किया। कुल मिला के क्या है,
वो एक अच्छी वित्त मंत्री हैं और उनकी ईमानदारी की हालत ये कि पिछला चुनाव जो लड़ना था, जब प्रधानमंत्री ने कहा सब लोगों को राज्यसभा छोड़िए, बहुत हो गया, अब लोकसभा के थ्रू जीत कर आइए, तो उन्होंने हाथ जोड़ के मना कर दिया कि मेरे पैसे नहीं चुनाव लड़ने के। आप बताइए आज की तारीख में एकमात्र निर्मला सीतारमण ऐसी वित्त मंत्री होंगी संसार की वित्त मंत्री होते हुए इतने टाइम से, इसने कह दिया कि साहब पैसे नहीं, चुनाव नहीं लड़ सकती। मोदी गदगद, मत लड़ो, लाए, वापस कुर्सी बैठाया, बजट पेश कर रही हैं और न जाने कब तक पेश करती रहेंगी। दिस इज़ ऑल। तो सर क्या इतना शानदार और बैलेंस्ड बजट पेश करने के बाद भी क्या अभी भी वित्त मंत्री के सामने कुछ चुनौतियां हैं? चैलेंज हैं, अकेली उनके सामने नहीं है, लार्जर पर्सपेक्टिव में तो प्रधानमंत्री के सामने हैं, अमित शाह के सामने हैं, जेपी नड्डा के सामने हैं, पूरी जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग सेटअप है, उसके सामने है। और सबसे बड़ी चुनौती तो अनएम्प्लॉयमेंट की है। सरकार ने स्वीकार किया है, सरकार वार फुटिंग पे उसको टैकल कर रही है, लेकिन अब टैकल होगा तब होगा ना, उस पर नियंत्रण होगा तब होगा, उस पर समय लगता है हर चीज़ पे, आप जानते हैं। तो चुनौती तो बनी हुई है। जब तक कि हम रोज़गार का जो लक्ष्य बनाया है सरकार ने रोज़गार देने का, जब तक उसको पा नहीं लें, अचीव नहीं कर लें, तब तक ये सीरियस इशू है। आप देखिए 500 वैकेंसी निकलती है, 25,000 लोग पहुँचते हैं। मैंने अखबार में देखा बॉम्बे रेलवे स्टेशन में 500 वैकेंसी, 25,000 लोग जा रहे हैं, पुलिस खड़ी है वहाँ पे। कहीं ऐसा नहीं हो किस दिन की आक्रोश दिशाहीन आक्रोश बन जाए एक तरह से। कई राज्यों में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये चिंता का विषय सभी के लिए, केवल भाजपा के लिए नहीं है, पूरे देश के राजनीतिक नेतृत्व के लिए, फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़। ये अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जो है ना, ये एक बड़ा इशू है और उसका मेन कारण है जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, नो पॉपुलेशन कंट्रोल जो होना चाहिए उस तरह से। रिसोर्सेज कितने लाओगे आप जो है, तो एक तो ये कारण है इसके अंदर जो मैंने दूसरी वही है इन्फ्लेशन की है, महंगाई जिसे अपन कहते हैं जो है। अब सारे संसार की अगर तुलना करें तो भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। लोग कहते हैं टमाटर 200 रुपये किलो, अरबी और देशों में जाओ वहाँ तो आपको 2,000 रुपये किलो मिलेगा। बात कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, दूसरे कंट्रीज़ हैं, महंगाई का जो लेवल अगर हम कंपेयर करते हैं तो भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन चुनौती तो है, और तीसरी चुनौती हमेशा होती है ट्रेड डेफिसिट को पूरा करने की, बजट डेफिसिट को पूरा करने की, ये सब चुनौतियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है एक स्थायी अर्थव्यवस्था चले, देश की अर्थव्यवस्था में सभी लोग खुश रहें बाय एंड लार्ज, ठीक है ना, और बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो। और जो दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में चुनौतियां हैं चाइना वगैरह की, उनका हम सामना कर सकें, ये सब चुनौतियां हैं निर्मला के सामने, प्रधानमंत्री के सामने। सर, अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए बजट पेश किया गया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, तो इस पूरे बजट के दौरान कौन कौन से ऐसे आपको फोकस एरियाज नजर आए कि हम वो विकसित राष्ट्र बनने का सपना पूरा कर सकें? फोकस एरियाज तो यही देखिए, किसान है, महिला है, एजुकेशन है, हेल्थ है, यूथ है, मैन्युफैक्चरिंग अर्थात ये लघु और छोटे उद्योग, ये जो हैं ये हैं इस तरह से। फिर सप्लीमेंट्री अगर आप आगे जाते हैं, कुल 9 प्राथमिकताएं उन्होंने तय की हैं वैसे, तो फिर आप आ जाइए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप आ जाइए अर्बन डेवलपमेंट पे, आप आ जाइए एनर्जी पे, आप आ जाइए इस पे रोड्स पे, एयरपोर्ट्स पे, इन सब पे आप आ जाइए। और दूसरी साइड बाई जो अर्थव्यवस्था होती हैं इकाइयाँ, उन पे आप आ जाइए। तो कुल मिला के सरकार का विज़न ये है कि जो अर्थव्यवस्था का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो 9-10 सेक्टर हैं, इनको हमें आगे बढ़ाना है और इस पे फोकस करना है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो बजट है ये उन 9 क्षेत्रों को, 10 क्षेत्रों को प्रोजेक्ट करता है, परिलक्षित करता है। इसीलिए कहा गया है कि ये बजट जो है 2047 के बजट की नींव है, एक तरह से नींव का पत्थर है। सर, जिन एरियाज़ की आपने बात की उसमें एम्प्लॉयर्स की तरफ से जो उनको प्रोत्साहित करना या एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए सरकार समर्थित इंटर्नशिप की बात करना, आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बड़ा कदम है सरकार की तरफ से उठाया गया? निश्चित तौर पे बड़ा कदम है। आशा की जानी कि सक्सेस हो। पहली बार सरकार में इसे कहना चाहिए कि इमरजेंसी का भाव आया इस इशू को लेके, और इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार साधुवाद की पात्र है कि उन्होंने इस समस्या की गंभीरता को, सेंसिटिविटी को इस बार प्रॉपरली समझा। समझते हैं हर बार, इस बार एब्सोल्युटली उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में उन्होंने समझा। उसके लिए आप देखिए भाषा में भी 20-24 बार रोजगार शब्द का जिक्र हुआ, और एक नया आविष्कार उन्होंने किया, 500 इकाइयों को चिन्हित किया औद्योगिक कंपनियों को, कहा कि 5-5 हज़ार रुपये देने हैं, CSR से देना है उनको जो है। अब टारगेट क्या बनाया है आप देखिए, 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके जो है 41 मिलियन लोगों को रोज़गार 6 साल में देना है। अभी वो लेवल जो है केवल 13 मिलियन समथिंग का है, तो चुनौती तो है सामने, उसको बढ़ाना है। लेकिन अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें सबसे बड़ी बात देखनी पड़ेगी, कंपनियां ईमानदारी से काम करें,
कि भारत में क्या जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम आती है लोग बीच में करप्शन का हेरा फेरी का रास्ता निकाल लेते हैं उसके अंदर से। और इसमें ऐसा नहीं हो कि कंपनी यहाँ जो कंपनियों के रजिस्टर बनेंगे उनमें फर्जी साइन होने लग जाएँ, फर्जी वो नाम लिखने लग जाएँ लोग वहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ के जो है, और पैसा उठने लग जाए। जैसे कई बार आंगनवाड़ी केंद्रों पे कहा जाता है या मिड डे मील में कहा जाता है कि बच्चे तो आए 50, आपने पेमेंट ले लिया 200 का। तो ये स्थिति यहाँ नहीं बनी, ये चैलेंज है, देखना पड़ेगा। लेकिन सरकार का प्रयास अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश ने इसको स्वीकार किया। 140 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी की गंभीरता को इसको स्वीकार किया कि सरकार सचमुच, प्रधानमंत्री सचमुच इस बार रोज़गार प्रदान करने के प्रति बहुत सीरियस हैं, और उस सीरियसनेस का जो एक रिफ्लेक्शन है जो उसका, वो ये स्कीम है। तो लेट्स होप दिस स्कीम गेट सक्सेसफुल। जी, लेकिन इसके अलावा सर हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो पूरे बजट में हेल्थ सेक्टर पर आपको सरकार का कितना फोकस दिखा? हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट, इससे आइडिया लगाइए कि जेपी नड्डा जैसे सीनियर आदमी जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, और यह जिम्मेदारी फिर से सौंपी गई। पहले इस काम को कर चुके हैं। पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे उनके परफॉर्मेंस से खुश होंगे, इसीलिए वापस ये जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। 80,000 करोड़ का 85,000 करोड़ का बजट था पिछली बार, मैंने सुना है। इस बार जो है 90,000 करोड़ का बजट बनाया गया है, और जेपी नड्डा के लिए बजट का कोई लिमिटेशन नहीं है। वो जब ज़रूरत होगी तो प्रधानमंत्री से जाएंगे तो वो कर देंगे उनके लिए। उनका बहुत अच्छा वेवलेंथ है, आपस में ट्यूनिंग अच्छी है आपस में जो है। तो चूंकि नड्डा जी वहाँ पे हैं, एक तरह से इतना सीनियर आदमी मिनिस्ट्री को लीड कर रहा है, तो ऐसे माना जाना चाहिए कि आने वाले वर्ष में और आने वाले वर्षों में जो है हेल्थ के सेक्टर में कुछ अच्छे बड़े काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। सर, प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं। आपको लगता है कि माइनॉरिटीज़ पर भी खास फोकस इस पेश किए गए यूनियन बजट में नज़र आया? बिल्कुल है, फोकस है। करीबन 3200 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 574 करोड़ रुपए ज़्यादा हैं। खाली बजट की बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि लोग कुछ भी कहें, कम्युनिटी के लोग कुछ भी कहें, मोदी एटलीस्ट इज़ वेरी सीरियस टू मुस्लिम कॉज, मुस्लिम वेलफेयर। ये मैं इसलिए मानता हूँ कि पिछली बार हमने 2 प्रोग्राम चलाए थे चैनल पे, मोदी मुल्क और मुसलमान और मोदी का परिवार। उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी का रिस्पॉन्स आता था, और मेरा ऐसा मानना कोई इतना फेक या फैब्रिक नहीं हो सकता जिसे कहना चाहिए। वो इतना जनरली लोग बोलते थे मोदी के साथ हैं, मोदी को वोट देंगे और मोदी ने ये योजनाएं करी हैं हमारे कल्याण के लिए। मतलब वो एब्सोल्युटली जो है कहना चाहिए सरकार साथ खड़े हुए दिखाई देते थे। चुनाव हुआ, सरकार हार गई लिमिटेड वे में। हार के कारणों में एक कहा गया कि मुस्लिम वोट एन ब्लॉक जो है ना बीजेपी के खिलाफ चला गया। सुनने में कन्विंसिंग लगता है, लेकिन जब मैं इस बात को उन वीडियोज़ को देखता हूँ जो 3-4 महीने तक हमारे यहाँ चले थे, वो जो फीडबैक था, या तो इतना झूठा कैसे होता है फीडबैक हो, या फिर ये है कि हार के जो कारण है उसे मुस्लिम पोलराइजेशन एक कारण है, बहुत बड़ा कारण नहीं है। अगर 4 कारण है तो एक कारण उसमें से है, ऐसा मुझे लगा जो है ये। तो मैं अभी मानता हूँ कि मुस्लिम समुदाय के प्रति जो है ना, हार के बावजूद ये जो नैरेटिव बना है बीजेपी में कि हार के कारण मुस्लिम वोट्स का भी एक हार का कारण रहा है, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी इसको छोड़ेंगे नहीं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि मुस्लिम कल्याण की योजनाएं जो पुरानी चल रही थी वो, और नई योजना आएंगी, और ये 3200 करोड़ रुपए जो 574 करोड़ रुपये ज़्यादा है, ये खर्चा होगा इस पर, और इसका इम्पैक्ट पॉलिटिकली उनको मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, इसके साथ ही प्रधानमंत्री अपने 2047 विजन में आत्मनिर्भरता की भी बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो आपको लगता है कि स्टार्टअप्स को लेकर आत्मनिर्भरता यूथ के बीच में लाना, उसको भी एक फोकस एरिया में इस बार के पेश किए गए बजट में रखा गया? इसके लिए पूरी युवा पीढ़ी को नरेंद्र मोदी को औपचारिक प्रस्ताव पास करके थैंक यू कहना चाहिए। आज से नहीं, 4 साल पहले से ही स्टार्टअप में पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया कितने आगे, कितना अग्रणी है, आप देखते होंगे इसको जो है। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी लोगों के लिए उसमें, एंगल टैक्स के नाम से जो है कि 30.9% टैक्स लगता था। 12 साल से सब लड़के डिमांड कर रहे थे, यंग एंटरप्रेन्योर्स, कि साहब मुक्ति दो। मोदी ने अल्टीमेटली इस बार उनको मुक्त किया, इससे सीतारामन ने मुक्त किया। स्टार्टअप में बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है, और ऐसा मेरा मानना है कि अगले 1 वर्ष में स्टार्टअप के क्षेत्र में इंडिया जो ऑलरेडी काफ़ी आगे है, एक छलांग और आगे लगाएगा, ऐसा मेरा मानना है। एक और सब पर्सपेक्टिव है, क्योंकि प्रधानमंत्री को हमने देखा गरीबों को चाबी सौंपते हुए। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सबका अपना घर हो, तो प्रधानमंत्री आवास योजना एक कितना बड़ा की फैक्टर इस बार के बजट में आपको नजर आया? बिल्कुल है, दैट कंटिन्यूज टू बी ए की फैक्टर फॉर द प्राइम मिनिस्टर, बेटर देन, मोर देन नरेगा, आप जिसे कहना चाहिए। तो ये योजना सक्सेस है, इसका एहसास मोदी को है, और इसीलिए जो है इसका बजट इतना बढ़ाया गया है, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका मॉनिटरिंग पीएमओ कर रहा होगा, नहीं करेगा तो करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के दिल के करीब जो योजनाएं हैं
उसमें एक योजना ये है। आपने देखा होगा जो पटना कहीं गए थे और कहा था मकान नहीं है तुम्हारा, उनका नहीं है कि 4 जून को मकान आपको मिल जाएगा। तो ये जो मद है उनका प्रधानमंत्री आवास योजना, ये गरीब को, मध्यम वर्ग के आदमी को उनसे डायरेक्ट जोड़ती है, उनको मकान का जो सपना वो पूरा करती है। तो ये योजना सक्सेस है और इस साल भी मुझे लगता है ये योजना काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करेगी और हो सकता है बाय द ईयर एंड ये जो एलोकेशन है 85,000 करोड़ का, इसको और बढ़ाना पड़े उनको। जी सर। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए क्या खास है इस बजट में? बजट में देखो एम्प्लॉयज़ का तो बड़ा इंतज़ार रहता है, ईयर ऑफ द ईयर्स, बजट आफ्टर द बजट। लोग सब टिकटिकी लगा के देखते हैं, जैसे पक्षी कहते हैं ना, आकाश की ओर देखता है कि बरसात का पानी कब आएगा। तो रहा लोगों का, अब कुल मिला के देश में 4 करोड़ के आसपास जो है ना नौकरी पेशा लोग हैं। उम्मीद तो लोग ज़्यादा करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार उतना ही दे पाती है। मात्रा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है सेंटिमेंट। सरकार का, नरेंद्र मोदी का सेंटिमेंट ये था कि वे एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर कितना कर सकते हैं, करो ज़रूर। ये भावना मरनी नहीं चाहिए, ये ज़ीरो पे नहीं आना चाहिए। तो जो सीमाएं हैं बजट की, साधनों की जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज़ हैं, उसके अंदर इतना कर सकते थे तो उन्होंने किया। तो लेट्स होप फिर कभी कोई दिवाली बोंजा को ऐसा कभी आए तो उनको कुछ और पैसे मिलें। अभी तो यही स्थिति है। इस बजट के प्रति आखिर क्या है शेयर मार्केट का रिस्पॉन्स? क्या आप इस विचार से सहमत है कि आजकल सभी मार्केट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से मुक्त हो गया? क्या कहना है आपका इस बारे में? शेयर मार्केट का रिस्पॉन्स अच्छा है। पहले जब बजट आया एकदम से धड़ाम की बात आई, आवाज़ सुनाई दी लोगों को, किसी का 1300 गिर गया, किसी का 700 गिर गया, शाम होते होते 73 पे गिरा। तो कोई ख़ास बात नहीं, रोज़ ही चलता है। और उसका एक बड़ा कारण क्या है शेयर मार्केट का? शेयर मार्केट सरकारी बंधनों से आज़ाद हो गया है, शेयर मार्केट पॉलिटिक्स से आज़ाद हो गया है। शेयर मार्केट स्टार्ट्स डिफाइंग पॉलिटिकल सिनेरियो इन द एंटायर वर्ल्ड, और देश में भी हो गया यहाँ पे। तो जितने मार्केट्स हैं वो सरकारी चंगुल, सरकारी बंधन, सरकारी नियंत्रण, सरकार के फैसलों के प्लस माइनस से मुक्त हो गए हैं। इसलिए शेयर मार्केट पे कोई ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, इसका प्रभाव नहीं पड़ा और लगातार शेयर मार्केट बढ़ रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है उस स्पीड से बढ़ते हुए देख के कि दिवाली आएगी तो नरेंद्र मोदी की सरकार में शेयर मार्केट कहीं 1 लाख रुपए तक नहीं पहुंच जाए, 80-82 हज़ार से आगे जा कर के जो है। लेट्स होप, क्योंकि शेयर मार्केट क्या कंट्री के इकोनॉमी की प्रगति का, उसकी मजबूती का एक पैरामीटर होता है, एक बैरोमीटर होता है। इसलिए देश चाहता है कि शेयर मार्केट आगे बढ़े। और देश में क्या करोड़ों की संख्या में लोग शेयर के काम में लग गए हैं, ऐसा लगता है मुझे, बड़ी संख्या में लग गए हैं। और ईश्वर न करे कभी हर्षद मेहता का फिर कोई पुनरावृत्ति हो इस केस की ऐसी कभी जो है, और वरना तो देश डूब जाएगा जिसे है। लेकिन आज की तारीख में तो कहना चाहिए कि शेयर मार्केट छलांग लगा रहा है, जिसे कहना चाहिए उछाल पे है। और इस बजट के बाद भी शेयर मार्केट उछाल पे। कहने का मतलब ये है कि दिस बजट हैज़ ओनली पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन शेयर मार्केट। दिस इज़ ऑल। सर, पिछले 2 कार्यकालों में पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं बजट का एक निश्चित तौर पर हिस्सा रहा है, भले इस पर ध्यान ना दिया गया हो, लेकिन इस बार स्थिति क्या है? स्थिति ठीक है। देखो, सब काम तो एक साथ नहीं हो सकते। गवर्नमेंट हैंड्स आर ऑलरेडी फुल। 50,000 करोड़ का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का टारगेट है, डिसइन्वेस्टमेंट का। तो नया इस साल कोई प्लान हाथ में नहीं लिया है। पुरानी जिन कंपनियों को टेक ओवर करना है, जहाँ की हिस्सेदारी को टेक ओवर करना है, हिस्से को लेना है, वो जो पाइपलाइन में है वो सब चलती रहेंगी। और नया कोई प्रस्ताव या नया कोई प्रपोजल इस साल नहीं है। एंड दैट्स फाइन, गवर्नमेंट का अपना थिंकिंग। सर, पुराने टैक्स रिजीम और नए टैक्स रिजीम में आपको क्या लगता है कौन सा बेहतर है दोनों में से? देखो, तो इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चन, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है नया बेटर है। और स्टैंडर्ड जो है, एग्जाम्पशन जो है आपका, वो 50,000 से बढ़ा के 75,000 हो गया है। लेकिन पुराने में क्या है कि सेक्शन जो 75 समथिंग है, तो उसके अगर आप करते हैं तो आपको उसमें 5 लाख रुपए की सेविंग और होती है। तो इन टोटलिटी अगर मैं देखता हूँ तो मुझे तो नया टैक्स रिजीम जो है ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं, यानी कि अगर उद्योग जगत की बात करते हैं, तो बजट के बारे में इंडस्ट्री का कैसा रिस्पांस रहा? अच्छा रेस्पॉन्स था। जिस दिन बजट आया, हिंदुजा ग्रुप का रेस्पॉन्स आया सबसे पहले, फिक्की का रेस्पॉन्स आया, CII का आया, अपोलो हॉस्पिटल का आया, फिर लाइन लग गई सारी की सारी जो है। अच्छा रेस्पॉन्स है। इंडस्ट्री क्या चाहती है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब आती है? स्थायी सरकार हो। स्थायी सरकार कब होती है भारत में? इस माहौल में, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो। आज के माहौल में वो स्थायी सरकार होती है जो है, तो खुश हैं लोग। और बिजनेस सेक्टर में तो मतलब चिंता थी लोगों को, क्या कहीं ये कोलिशन गवर्नमेंट बन गई कभी। और दूसरा क्या, कोलिशन बनी यहाँ, लेकिन ये कोलिशन नाम मात्र की कोलिशन। इस कोलिशन के अंदर पावर शेयरिंग नहीं है। इस कोलिशन में क्या है, आप बजट ले लीजिए, ठीक है ना, आप फाइनेंशियल पावर ले लीजिए, पॉलिटिकल पावर शेयर नहीं करेंगे आपके साथ। पॉलिटिकल पावर शेयर नहीं करेंगे,
फाइनेंशियल पावर शेयर करेंगे। उनको भी सूट करता है, लोगों को, इनको भी सूट करता है। इनको मैसेज जाता है इसके अंदर कि जैसा था वैसे ही चल रहा है अभी, और वैकेंसीज रहती हैं और लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं उसके अंदर जो है। उनको मतलब नहीं वहाँ हैदराबाद और वहाँ बैठ करके पटना में कि कौन सी कुर्सी मिले कौन सी कुर्सी नहीं मिले, इन वे जो है। तो इस तरह से है सब ये जो है। सर, देश में मोदी सरकार के एक पूर्वोदय प्लान पर बहुत चर्चा हो रही है, तो ये समझना चाहेंगे सर, पूर्वोदय प्लान है क्या? अच्छा प्लान है, 2015 में ले आए थे, फिर थोड़ा धीमी गति में रहा, अब तेज़ गति पकड़ेगा इस बार जो है। 5 राज्यों के ओवरऑल डेवलपमेंट का प्लान है ये। आई थिंक बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र है, उड़ीसा है। इनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो, अदर देन द लोकल बजट एंड द रूटीन बजट, रूटीन एक्टिविटीज़ सारी जो है ये तो अच्छा है। और कम से कम इस सारी बेल्ट के अंदर जो है एक डेवलपमेंट की जो स्पीड है, डेवलपमेंट का जो एरिया है, जो स्पान है, वो आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, बजट में जो नेचुरल फार्मिंग है उसके लिए बड़े प्रावधान किए गए, इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं आप? यह नरेंद्र मोदी का नया, जिसे कहना चाहिए आविष्कार कहें, नया प्रयोग कहें, जो किसानों में बहुत लोकप्रिय है। इस विचार से जो बहुत जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो गुजरात के गवर्नर हैं अभी, आचार्य देवव्रत जी जो हैं, जो पहले गवर्नर रहे हिमाचल की तरफ। ये उस विचार को आगे बढ़ाने में रहे। प्रधानमंत्री ने उनके विचार को आशीर्वाद दिया और इस विचार को आगे बढ़ा। अकेले गुजरात में 10 लाख किसान इससे जुड़ चुके हैं। अब प्रधानमंत्री ने इस विचार से प्रभावित होकर के 1 करोड़ लोगों को अगले 2 सालों में इससे जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो गुजरात के गवर्नर गदगद हैं कि जिस विचार से वो जुड़े थे, आज प्रधानमंत्री ने उस विचार को आगे बढ़ाया किसानों के लिए, और 2 साल में 1 करोड़ किसान नेचुरल खेती करने लग जाएं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और एग्रीकल्चर का बजट तो मालूम है, 1.5 लाख करोड़ बजट ऑलरेडी है। 6 करोड़ किसानों को जो है इस बार उसने रजिस्ट्री से जोड़ रहे हैं, लैंड रिकॉर्ड में बना रहे हैं। लेकिन इस साल का जो सबसे बड़ा प्रयोग है वो इस नेचुरल खेती को लेके है, प्राकृतिक खेती को लेके है। लेट्स सी द स्कीम गेट्स ऑफ, द स्कीम गेट्स टेक ऑफ, जिसे कहना चाहिए, और स्कीम सक्सेस हो। सर, इस बजट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन पर जो टैक्सेशन स्लैब्स बनाए गए हैं उसे कैसे देख रहे हैं? ये थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसको जो है। तो एक तो शेयर मार्केट है इसमें, एक प्रॉपर्टी मार्केट है इसमें। शेयर मार्केट में तो क्या है कि जेटली जी के आने से पहले 2018 से पहले जो लॉन्ग टर्म है वो 0 टैक्स था, शॉर्ट टर्म पे 10% था। उसके आगे बढ़े तो शॉर्ट टर्म पे जो 15% हो गया वो 10% रहा। फिर आगे बढ़े तो शॉर्ट टर्म पे 20% हो गया जो है, और फिर इस पे जो है 12.5% हो गया लॉन्ग टर्म पे जो है। ये तो स्ट्रक्चर वहाँ का है जितना मैं समझता हूँ, ठीक है। अब आप आ जाइए इधर प्रॉपर्टी की तरफ जो है, तो प्रॉपर्टी पे क्या है कि पहले 20% था और अब वो हो गया 12.5% लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो खुश होना चाहिए लोगों को, लेकिन देश खुश नहीं है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले, छोटे छोटे मकान के मालिक, बेचने वाले, ये लोग खुश नहीं हैं। कारण क्या है? जो एक होता था इंडेक्साइजेशन होता था, एक इंडेक्स बनता था इसी साल का, उसके हिसाब से रिबेट मिलती थी टैक्स में, वो उन्होंने वापस ले लिया है, उसका बेनिफिट वापस ले लिया और ये कहा कि आपको एक साथ हमने 7.5% का रिबेट दे दिया, इसी में काम चलाओ। तो सारा देश आज मतलब बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग रोज़ कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं कि मैं मकान बेचूंगा तो मकान मेरा कितने में बिकेगा, और अगर इस व्यवस्था में कितने पैसे आएंगे, और अगर इंडेक्स वाला सिस्टम पुराना होता तो कितने पैसे मेरे को मिलते। तो राष्ट्र कई दिन तक अभी है ना 2, 4, 5 करोड़ तो निश्चित तौर पे इसी में उलझे रहेंगे कैलकुलेशन में कि इंडेक्स क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। वित्त मंत्री कहती हैं कि नहीं फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। कुछ एक लोगों को नुकसान हो सकता है, बाकी 90% लोगों को इसमें फ़ायदा है। लेट्स सी द टाइम विल टेल। लेकिन मेरा ऐसा मानना है इट इज़ नॉट ए पॉपुलर स्टेप, इट वॉज नॉट ए पॉपुलर स्टेप। एक बैठे बैठाए अनकॉल्ड फॉर एक छोटी सी बात को लेके कितना फ़र्क पड़ने वाला है इससे, इंडेक्स को हटाने से। और आपने छेड़ा ही क्यों उसको, रहने देते 20% उसको। ऐसा प्रयोग कर रहे हो 12.5 पे ले भी आए जिसे कहते हैं, और वहाँ भी कोई उसका यश नहीं मिला। तो बाकी तो क्या है, वी मे एग्री डिसएग्री, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि ये इट वॉज नॉट ए पॉपुलर मूव, दिस इज ऑल। सर 2024-25 में आपके हिसाब से जीडीपी की दर क्या रहने वाली है? 7 की बात सुन रहे हैं कि 7% रहेगी, बशर्ते कि 80 लाख लोगों को नौकरी इस साल मिल जाए जैसी उम्मीद की जानी चाहिए। और जीडीपी वैसे क्या ओवरऑल डेवलपमेंट को शो करती है, और इसमें तो कोई शक है ही नहीं। ओवरऑल डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है डिफरेंट सेक्टर्स में जो है, तो मोदी गवर्नमेंट हैज़ नो मैच, नो अल्टरनेटिव। जितना डेवलपमेंट और जितना जो पैरामीटर्स हैं, जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, वो जो देखती हैं करती हैं सारा इसको जो है, तो कोई मैच नहीं है इससे।
तो आई एम होपफुल ये 7% को एक्सीड भी कर सकती है। कई बार मैंने पढ़ा, लोगों ने कहा कि हम 8% तक जा सकते हैं, 8.5 तक जा सकते हैं। एक बड़े आदमी ने रिसेंटली कहा था, अभी रिसेंटली की CEO थे किसी कंपनी के, तो उन्होंने कहा कि वी में क्रॉस इवन 8% GDP। तो लेट्स होप, लेकिन 7% तो पक्का लगता है मुझे। सर, नरेंद्र मोदी सरकार के इस बजट पर विदेशी मीडिया की प्रतिक्रिया क्या रही? अच्छी प्रतिक्रिया थी। मैंने वाशिंगटन पोस्ट में पढ़ा तो उन्होंने लिखा है कि चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी के पहले बजट में रोज़गार को टॉप प्रायोरिटी दी गई है, इससे इसका महत्व समझ में आता है। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया में नरेंद्र मोदी में ब्रांड है, इंडिया को लोग आजकल नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, देखिए आप, जो है ये अच्छा लगता है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में विदेश का इतना बड़ा अखबार इस तरह का लिखे, इट साउंड्स गुड। सेकंड मैंने देखा BBC में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी बजट लेके आए हैं, पॉजिटिव था उनका, और प्राथमिकताएं उनकी बदल गई हैं। उन्होंने कहा कि उन बड़े उद्योगों से बढ़ के और छोटे उद्योगों पे आ गए हैं, रूरल डेवलपमेंट पे आ गए, एग्रीकल्चर पे आ गए हैं, स्किल पे आ गए हैं। अच्छी बात है। तो अभी मैंने देखा कि पॉजिटिव ही रहा ओवरऑल जो है। इस बार ज़बरदस्ती अनकॉल्ड फॉर क्रिटिसिज्म मीडिया में बजट का नहीं हुआ। सर, बिहार में बहार है उसका जिक्र तो बजट में हो ही रहा है, और इस बार बिहार में सड़कों को लेकर, कॉलेजेस को लेकर, एयरपोर्ट को लेकर, पुल को लेकर, फ्लाईओवर्स, सभी के लिए पैसे आवंटित हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार 15 पुल बिहार में गिर गए, तो बिहार की वो जनता जो अपने मेहनत करके टैक्स देती है उस कमाई से, मेहनत की कमाई से, उनके लिए ये जो पैसा है वो सुनिश्चित जगह राइट डेवलपमेंटल एरिया में यूज़ हो, या उनकी खुद की सेफ्टी, ये कैसे सुनिश्चित की जाएगा सर? होगा सुनिश्चित। नरेंद्र मोदी जब पैसा देते हैं तो मॉनिटरिंग भी करते हैं, ये मान के चलना। ऐसा मेरा मानना है कि जो पैकेजेस दिए हैं उन्होंने दोनों राज्यों में, उसका PMO से क्लोज मॉनिटरिंग होगा। कोई लोकल भ्रष्टाचार नहीं हो, लोकल गैर जिम्मेदारी नहीं हो, जिसे कहते हैं इररेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड नहीं लोगों का, केयरलेसनेस नहीं हो इंजीनियर्स की वहाँ पे जो है ना। लोकल सरकार तो देखेगी ही, लोकल सरकार के लिए गुड गवर्नेंस की चुनौती है, लेकिन लोकल सरकार है जैसी है। उस दिन मुझे कौन कह रहा था कि नीतीश कुमार की स्थिति आजकल बेडन जैसी हो गई है, इन ए वे, थोड़ा सा मतलब ऐसे उम्र के हिसाब से जो है। तो हो सकता है शासन में वहाँ भी कोई अभी कुछ ED की कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का मनोबल भी थोड़ा हिला हुआ है, वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप कोई ऐसी कुछ दिखती नहीं। फिर नीतीश कुमार की क्या है कि विश लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो अभी उन्होंने कह दिया है प्रधानमंत्री को कि मेरी जो 65% मैंने रिजर्वेशन दिया था, जिसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, वहाँ टर्न डाउन कर दिया, उसको हम 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ले, ताकि वो कोई इसको बदल ही नहीं सके। तो नीतीश कुमार तो पॉलिटिकल कामों में, चुनाव में, इन सब में बिजी रहेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि PMO विल हैव ए क्लोज मॉनिटरिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव ए क्लोज मॉनिटरिंग इन द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, और इस बार क्वालिटी से समझौता शायद नहीं होगा बिहार में। सर, आखिर क्या है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना? ये नरेंद्र मोदी के मन का सपना है एक तरह से। बहुत गरीब घरों में उन लोगों को देखा है कि 300 यूनिट बिजली मिल जाए तो बहुत बड़ा सहारा होता है लोगों का। तो उन्होंने अनाउंस किया, इसके अंदर जो है बहुत अच्छा प्रयोग है, अच्छा प्रयास है, जिसे कहना चाहिए। और वैसे एक बात है, गरीब की परिभाषा बदल गई है। पहले गरीब का मतलब होता था एक झोंपड़ी सी होना, छोटी सी, एक साइकिल होना, एक खाट होना घर के अंदर, थोड़ा सा जो है ये गरीब था। आज गरीब के घर में जाते हैं तो पहले तो एक छोटा सा TV मिल जाता है लगा हुआ, घर के बाहर स्कूटर खड़ा मिल जाता है आपको, थोड़ा सा छोटा सोफ़ा भी कभी कोई छोटा सा गरीब के घर में आपको मिल जाता है। लेवल बदल गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है 300 यूनिट हर गरीब को मिलेगा अगर, तो बहुत बड़ी बात है। एक पुअर अपलिफ्टमेंट जिसे हम कहते हैं, उसकी दिशा में बड़ा कदम। और सबसे बड़ी बात है, ये योजना प्रधानमंत्री के मन के करीब है। अच्छी बात है, आज 300 है, कल को 500 करेंगे। जी सर, अभी कुछ देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नतीजे आए उन पर अभी जिक्र हो रहा था। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको लगता है कि जो ये अप्रत्याशित हार जिसे कहते हैं, क्योंकि 48 का आंकड़ा दोनों राज्यों में मिलाकर कम हुआ है, तो इसमें कोई नेतृत्व परिवर्तन आपको देखने को नज़र आ रहा है दोनों ही राज्यों में? देखो, पहले तो स्थिति ये है कि इट्स ए कोलेट्रल लॉस फॉर नरेंद्र मोदी, BJP सबके लिए है ये। इट इज़ इररिपेयरेबल लॉस एटलीस्ट फॉर द कमिंग 5 years, ठीक है। लेकिन सोल्यूशन क्या है? यूपी में लोगों ने कोशिश की लीडरशिप चेंज करने की, 1-2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर आगे भी आए, लेकिन बैकफुट पे जाना पड़ा। योगी का अल्टरनेटिव नहीं है। फिर दूसरी बात क्या है ना, हार की जिम्मेदारी एक व्यक्ति पे नहीं दे सकते। योगी तो खुद कहते हैं कि मेरी इच्छा से फैसले नहीं होते, मेरा मन करता है मठ में जाकर बैठ जाऊँ मैं। तो हर आदमी की अपनी पीड़ा है, अपने इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो है, इसको पूरा करना पड़ेगा आपको जो है।
सब कुछ हुआ, काफ़ी आगे बढ़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ। परिणाम ये निकला, कटुता बढ़ी। उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम को बाहर कर दिया अपनी इलेक्शन कैंपेन कमेटी से। लेकिन ये जो कुछ सारी एक्सरसाइज हुई, एक एट द एंड ऑफ द डे एक अनकॉल्ड फॉर रही, और पार्टी की स्थिति जनमानस में और उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा इससे और डैमेज हुई, उसका कोई भला नहीं हुआ। और एक बात और समझनी चाहिए हमें, जब तक नेतृत्व किसी को सौंप रखा है तब तो फ्री हैंड देना पड़ेगा आपको, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक रूल है कंप्लीट फ्रीडम जिसे कहते हैं, कंप्लीट ट्रस्ट विद कंप्लीट डेलीगेशन। जब तक आप नहीं करेंगे नहीं होगा। आपको पसंद नहीं है, जब आपकी स्थिति हो आप हटा दीजिए। आज स्थिति नहीं है तो स्वीकार कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए, फिर गले लगाइए, फिर उसे काम करने दीजिए। हर के लागू होता है, ये केवल लखनऊ की बात नहीं हो रही, ओवरऑल लागू हो रहा है। बिल्कुल सर। और इसी ट्यून अप टोन अप के साथ रिकॉर्ड का जिक्र होता है। रिकॉर्ड जब बहुत अच्छे बनते हैं तो जाहिर है कि अच्छे लगते हैं। एक तरफ जहां पर मोदी सरकार ने तीसरी बार सरकार बना के रिकॉर्ड बनाया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी बजट पेश करते हुए अपने नाम एक रिकॉर्ड कर लिया है, सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का। बहरहाल आम जनता को इस बजट से क्या मिला सर, वो तो आपने डिकोड कर दिया है, लेकिन विपक्ष को क्या मिला? विपक्ष को एक सियासी मुद्दा मिला और इसीलिए विपक्ष ने हंगामा पेश कर दिया। लेकिन सियासत की रवायत यही होती है। लेकिन इस सियासत की रवायत से इतर मोदीनॉमिक्स की खास बात यह है कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट देना है। विजन क्लियर है और विजन है 2047, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के द जेसी शो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया द जेसी शो के साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।